तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, नेविगेटर। जिधर मेरा कर्सर है वो देखो, यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, नेविगेटर का ऑप्शन है। तो जैसे किसी के में सर्वर वर्कआउट नहीं कर रहा है, स्क्रीन जूम नहीं होगी, फुल स्क्रीन नहीं हो पा रही, नहीं, लैपटॉप से कनेक्टेड है और कनेक्टर के थ्रू है तो वो फुल स्क्रीन पे जा नहीं रहा। ठीक है, आप चाहो तो आप मीटिंग आईडी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो, और अपने लैपटॉप में आप देख सकते हो इजीली। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नेविगेटर आपको शो कर रहा है, इधर ध्यान दो, नेविगेटर आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आपको सर्वर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल रही है। जो मैं आप लोगों से पूछा था, आपका सर्वर कनेक्टेड है या फिर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, नेविगेटर के अंदर नीचे दो टैब्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक स्कीमास का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर परफॉर्मेंस के नीचे आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे आपको सर्वर इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब ये वाली जो स्क्रीन आ रही है, तो ये लेआउट जो मैनेज किए जाते हैं ना, तो ये लेआउट फॉर्म्स होते हैं हमारे। ठीक है, लेआउट्स अलग अलग लेआउट आप मैनेज कर सकते हो। मेरे को साइड वाला ये जो स्क्रीन आ रहा है ना, ये हटाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे मुझे लेआउट विजिबल होने लगेगा। ठीक है, पूरा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मेरे को है कि मेरा सर्वर किस फॉर्म में वर्कआउट कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से मैनेज करके देख सकते हो। अगर ये पूरे तरीके से ग्रे आ रहा है, एक्टिव नहीं है, सो दैट मींस आपके उसमें सर्वर कनेक्टेड नहीं है। सर्वर कनेक्शन नहीं होगा, कोई क्वेरी वर्कआउट नहीं करेगी, कोई डेटाबेस आप डिजाइन नहीं कर सकते, ना चला सकते। ठीक है, सर्वर कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, और सर्वर कनेक्टेड नहीं हो तो मेरे को एक बार बता देना, जिसके में सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। एक कोई उधर बैठा था उस कल तुम लोगों में से किसी के पास बैठा हुआ था, सर्वर का इशू था उसके लैपटॉप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड से पूरा सर्वर विजुअल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको आप डेटाबेस डीबीए वाले पर्सन नहीं हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जो आपको इतना ज्यादा डीप डाइव जाना पड़े। आप डेटा एनालिटिक्स में वर्कआउट करते हो तो आपको मेनली जो है वो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा किस पे, क्वेरीज पे, माइनिंग प्रोसेस पे, कि किस तरीके से हम डेटा को ढूंढ सकते हैं, और डेटा मॉनिटरिंग पे। सेकेंड वन इज, उसके बगल में जो टैब है वो किसका है, स्कीमास का है। स्कीमास क्या होता है, any idea? Schemas is what? It's a structure of the databases. Structure of the databases. Basically, the structure of the databases is what? कि उसका hierarchical model क्या है किसी भी database का। पहले हमें schemas डिजाइन करना पड़ता था, आज से 10 साल पहले। अभी हमें क्या करना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर्स हमारे ऑलरेडी डिजाइन होके आ रहे हैं। आप जैसे ये डेटाबेस क्रिएट करोगे, तो अगर आप अपने वर्क बेंच के अंदर, स्कीमास के अंदर किसी भी शकीला, वर्ल्ड और सिस, तीन डेटाबेस आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होंगे, उनमें किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको 4 हायरार्की मॉडल्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट। कौन कौन से, एक तो टेबल्स, सेकंड वन इज योर स्टोर, आपका व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स और फंक्शंस। ये हायरार्की मॉडल आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल मिलते हैं किसी भी डेटाबेस में आप काम कर रहे हो। तो हर डेटाबेस में ऑलमोस्ट आपको सारे डेटाबेसेस के अंदर ये पूरी स्कीमास आपको डिजाइन करे हुए मिल जाएंगे, आपको अलग अलग से कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये था आपका क्या, नेविगेटर फॉर्मेट। वहीं पर आपके पास फिल्टर फॉर्मेट्स भी अवेलेबल होता है। कभी कभी डेटाबेसेस आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपको अगर डेटाबेस ढूंढना है तो आप फिल्टर में जाके अपने डेटाबेस का नाम डालो, आपको मिल जाएगा। ओके, अब उसी के बगल में एक रिफ्रेश बटन भी आपको यहाँ पे मिलता है। रिवर्सेबल एरो देख रहे होंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है रिवर्सेबल एरो का, वहां पर आपको रिफ्रेश बटन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे नीचे आता है आपका क्या, इंफॉर्मेशन बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बॉक्स है। जैसे मैंने इस डेटाबेस पे क्लिक कर रखा है, तो ये मुझे बता रहे हैं कि कौन सा स्कीमा है मेरा, move_db। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट इन्फो। डेटाबेसेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, टेबल ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका क्या है, इंफॉर्मेशन बॉक्स है, उसका स्कीमा क्या है, move_db। एंड देन उसके बाद उसके बगल में एक टैब में आपको मिलेगा क्या, सेशन। मतलब सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जब सर्वर कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपने जो कनेक्शन चूज कर रखा है उसी कनेक्शन में आपको वर्कआउट करना है, तो सेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
आप कौन से सर्वर पे काम कर रहे हो, किसके अंदर काम कर रहे हो, सही जगह पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, सेशन के अंदर। क्लियर हुआ? अटेंडेंस फिलअप कर देना सभी लोग। ओके, सेकेंड वन इज, इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट को आपको हटाना है तो आपको सिंपली क्रॉस करना है, स्टेप को नॉर्मली आप क्रॉस कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो होता है ये जो नीचे वाला पॉइंट है, एक्शन आउटपुट। सारी क्वेरीज, जितनी भी क्वेरीज चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं होता सिंगल पॉइंट पे कि डेटा में क्या है, डेटा अवेलेबल है या नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीजों पे चलता है, ईआर डायग्राम्स पे, ठीक है, और दूसरा एक्शन आउटपुट पे। अगर ईआर डायग्राम आपको देखना आता है, जानते हो ईआर डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेना, और फिर उसके बाद क्वेरीज बनाना, आपको डेटा से कोई लेना देना नहीं होगा, आप ईआर डायग्राम से पूरी पूरी क्वेरी सॉल्व करके दे सकते हो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, डेटाबेस में डेटा आएगा जब आएगा, लेकिन आप क्वेरी सेक्शन पहले ही डिजाइन करके रख सकते हो बाय यूजिंग ऑफ ईआर डायग्राम। अगर कोई क्वेरी गलत होती है, किसी में कोई एरर कोड आता है, कोई क्वेरी में अगर हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन भी करते हो, क्वेरी को ट्राई भी करते हो, गलत ट्राई भी कर रहे हो, तो सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, एक्शन आउटपुट में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई क्वेरी यहाँ पर चला दी, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी, ठीक है, अब मेरी ये क्वेरी गलत है, मैंने रन करी, तो यू कैन सी मेरे पास पूरा का पूरा लॉग में मेरा टाइमिंग भी आ रहा है पूरा कंप्लीट। मैंने 10:18 से 19 सेकंड पे ये क्वेरी रन करी है। इससे आपको ये बेनिफिट होता है, ये लॉग क्रिएट होता रहता है। इन फ्यूचर आपका कोई क्वेरी फॉर्मेट गलत हो गया, आप उसे रिकवर करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली क्वेरीज मिल जाएगी। अब जैसे जो एरर्स आती हैं, यहाँ पे आप देखोगे आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस के कोड्स आते हैं, क्या आते हैं यहाँ पर, कोड्स आते हैं। ये वैसे एरर नहीं देता, जैसे पाइथन वगैरह में आप एरर देखते हो, एरर कैसी आती है पाइथन में, वैल्यू एरर, ठीक है, अरिथमेटिक एरर, इस टाइप की एरर्स आती हैं, टाइप एरर्स वगैरह, है ना, इंडेंटेशन एरर्स, लेकिन उसमें कोड आते हैं नहीं आते, उनके आगे कॉलन करके एक सिंपल से मैसेज लिखे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एरर कोड्स आते हैं, और एरर कोड थोड़े बहुत नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। और सीक्वल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर रीड करना आपको आना चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेरी को बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज स्टक हो जाएगा पूरा प्रोग्राम, ठीक है। अब उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, टेबल मूव डीबी डॉट सिटी डजंट एग्जिस्ट। सिंपल लैंग्वेज में वो आपको ये भी बता देगा कि एरर किस वजह से आ रही है, बस आपको वो लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी है। तो लोग जो इग्नोर करते हैं, जहां गलती होती है वो पॉइंट पे बता देते हैं, गलती होती है वो इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, डेटा चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा है कि नहीं। वो बहुत बाद की चीज होती है, पहले हम लोग सिक्वेंशियली वर्क फॉर्मेट में वर्कआउट करते हैं। हायरार्की मॉडल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप मेरे को कोई भी एरर पूछोगे, मैं आपसे सिस्टम बिना सिस्टम देखे मैं आपसे तीन चीजें पूछूंगा, लेवल सही है कि नहीं है, आपको वो लेवल टू लेवल चीजें चेक करोगे, आपको मेरे से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हायरार्की आपको फॉलो करनी है। पॉइंट समझ में आ गया? ओके। और ये जो सेक्शन है जिसमें मैंने क्वेरी लिखी हुई थी, दिस क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड व्हाट, क्वेरी एडिटर। इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी एडिटर बोलते हैं। नीचे वाला क्या है, एक्शन आउटपुट होता है, लॉग फॉर्मेट भी बोलते हैं, क्वेरी लॉग भी बोलते हैं हम उसको, कि जितनी क्वेरीज आप बना रहे हो उसका एक लॉग फाइल आपकी जनरेट करते हुए चलता है। क्लियर है? अब आपको क्वेरीज कोई भी लिखनी है तो वो क्वेरी कहाँ लिखोगे, क्वेरी एडिटर के अंदर लिखते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इतने पार्ट में, टूल में चीजें समझ में आ गई? बाकी धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा क्वेरीज लिखते समय आपको क्या क्या चीजें याद रखनी। ओके। टूल जिनके पास नहीं है उनके लिए वीडियोस या कोई भी ऑनलाइन वीडियोस मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, वो देख लेना, या फिर मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी हुई है, वो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस स्टेप फॉलो कर लेना एज इट इज। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले जो सॉफ्टवेयर थे उनमें बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता था, इसमें आपको कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, और इजी कर दिया है। ओके। लास्ट टाइम हम किस पे थे, स्लाइड देख रहे थे, तो टूल का क्लियर है, टूल में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। चलो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ सीधा। Hi sir, this I'm so sorry. I don't know how to add elements like वॉइस erase tasks. आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे को। Hello, हाँ am I जी, audible now? यस। Thank you.
My name is Sharma. I'm sorry, I don't know how to add attendance. So please let me know. Okay. Today the class. आपने स्कैन किया है? No, sir, I couldn't. Just scan this one. All right. जिनके पास नहीं है वो प्लीज इसको स्कैन कर लें. Once you scan, let me know. Okay. Okay, okay. हाँ जी. Yes, sir. What is next? Just wait. I have also scanned that. आपको इससे ये स्कैन नॉर्मली आपको स्कैन करना है. जस्ट आप अपना व्हाट्सएप ओपन करके और सिंपल जो कैमरा होता है उससे स्कैन करना. एसक्यूएल के लिए. Okay, okay. Please Thank you. approve the request, sir. Like, ओके, नो इश्यू. मैं रिक्वेस्ट अपडेट कर दूंगा. आपको अनाउंसमेंट में करना है. जो मैसेजेस मेरे आएंगे वो अनाउंसमेंट में आएंगे. वंस यू स्कैन इट, ऑलरेडी स्कैन कर लिया ना. मैंने अभी एक मैसेज डाला है, अनाउंसमेंट में जाके चेक करो. और जिनके पास अभी नहीं आ पा रहा है, जस्ट वेट अ मिनट. एक मिनट रुकना. आवाज कम. एक मिनट भाई. जिन लोगों का फर्स्ट डे है, मेरे मेरे इससे पहले कोई क्लास नहीं ली है, वो लोग प्लीज इसको स्कैन. ठीक है, कर लिया. ठीक है. और अटेंडेंस जिन लोगों का पेंडिंग है ऑनलाइन पे, उन लोगों के लिए 1-2 दिन में फैसिलिटी दे दूंगा ये वाली, कि मैं आपको इस पे मैंने आपको भेज दिया अटेंडेंस लिंक. ठीक है, गूगल चैट पे देख लेना. ये जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप कर देना आप, बस अपना ड्यूकेट आईडी वगैरह डाल के. और जिनके पास ड्यूकेट आईडी अभी असाइंड नहीं हुई है, बिल्कुल ही फ्रेश है, वो प्लीज अपना मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है. ओके. सो अब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ले लेते हैं. अब मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा. डोंट टेक सिर्फ सिक्वल में सिर्फ क्वेरीज पढ़नी है हमें. ठीक है, ये नहीं सोचना है कि सिक्वल में सिर्फ क्या चलेगा, क्वेरी सेक्शन. क्वेरी सेक्शन के साथ में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है. इधर ध्यान दे लो भाई, अटेंडेंस बोल लेना आराम आराम से. इतना इंपॉर्टेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो है. अगर वो छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. ओके. सो डीबीएमएस में या सीक्वल को या डेटाबेस को पढ़ते समय थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारा सीक्वल क्वेरी फॉर्मेट जो आपका चलेगा वो किसके बेस पे चलेगा, थ्योरी पे बेस पे चलेगा. ओके. और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज भी आप उसको बोल सकते हो. पहली चीज अपने दिमाग में से एक चीज निकाल देना कि इसमें कोई भी पार्ट. कौन है भाई ये मैसेज भेजे जा रहे हैं? ठीक है, कोई भी ये चीज अपने दिमाग में निकाल देना. जैसे पाइथन में बहुत सारी चीजें आप इकट्ठी चला सकते थे एक साथ. इसमें कोई भी पार्ट आपका चलेगा वो सीक्वेंशियल फॉर्मेट में ही चलेगा. पहले एक क्वेरी चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी. ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में नहीं चलेगा. जैसे प्रोग्रामिंग में चल जाता है ना, लूप बनाया और चला दिया पूरा सारा सिस्टम. इसमें इस तरीके से वर्कआउट नहीं करता. कई बार इसमें क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सारी चीजें इकट्ठी चला के दिखा दो. इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है, ये चलता ही सीक्वेंस फॉर्मेट में. अगर इसमें सारी चीजें इकट्ठी चलानी है तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन होता है, वो और स्टडी करना पड़ेगा आपको. दैट इज कॉल्ड व्हाट, SQL Server. PLSQL, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL.
ओके, सो वो जो फॉर्मेट होता है उसमें हमारे पास लूप्स वगैरह बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जिनके बेसिस पे हम सारी चीजों को एक साथ चला सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेट जैसे प्रोग्रामिंग करते हो वैसे वो कोई पार्ट चलता है, ठीक है, बट इसका एक अपग्रेडेड फॉर्मेट है। आज हम लोग जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डीबीएमएस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंट वे में। डेटा इज व्हाट, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। अगर कोई चीज लिखी हुई है जिसके पास कोई डिटेलिंग नहीं है, कुछ नहीं पता, नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट, आपने किसी का नाम लिख दिया, शानू लिख दिया, तो वो क्या है, इट इज एन रॉ फैक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। बट अगर हमने बोला स्टूडेंट नेम इज शानू, सो व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। एक ऐसा डेटा जो एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो डेटा इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ। डेटाबेस इज व्हाट, वेयर वी कलेक्ट ऑल द डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, एक ऐसा कंटेनर जिस जगह पर आप अपना पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब अपने आई थिंक सो आपने बनाई कि नहीं बनाई, हम लोग है ना एक वो मूवीज देखते थे, हॉलीवुड बॉलीवुड, अलग अलग मूवीज को सेग्रीगेट करके रखते थे, गेम्स का फोल्डर अलग सेग्रीगेट करके रखते थे। दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, डेटाबेसेस। तो हमारे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में डेटाबेसेस थे, ठीक है। सेकेंड वन इज हमारा डीबीएमएस आता है उसके बाद, मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जो आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मायस्क्यूएल क्या है, डीबीएमएस है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसपे एसक्यूएल क्वेरी काम करती है, जिसपे हम किसी भी डेटा को स्टोर करने का एक प्रोसीजर ओपन कर सकते हैं। ओके, डीबीएमएस के लिए मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है। ऑलरेडी आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं, आपसे लॉजिकली कंसेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेरीज 90% इंटरव्यूअर को क्लियर रहता है कि क्वेरीज 90% लोग जानते हैं कि कैसे बनानी है। मेनली कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इसके अंदर। ओके, तो DBMS is what, database management system is a set of application or program that enable users to create and maintain a database। ठीक है, सिंपल है, जो मैंने आपको सिंपल हिंदी भाषा में जो समझाया, क्या कि आपका माइस्क्यूएल क्या है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प आउट करता है किसी डेटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे इंटरैक्ट करना है। और इंटरैक्शन के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, सो डीबीएमएस आपको हेल्प आउट करेगा किसमें, कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, 4 ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे पास, Insert, update, delete. करेक्ट, ठीक है। किसके लिए, एसक्यूएल के लिए, बैठो। जल्दी जल्दी फटाफट टैकल डाउन हो जाओ। ओके, थर्ड ऑपरेशन होते हैं, ये फ्रूट ऑपरेशन बोलो या थर्ड ऑपरेशन बोलो, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट, ये ऑपरेशंस होते हैं आपके पास, ठीक है। इन ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करना होता है, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे वो एक्सेल हो, कोई सा भी हो, यही ऑपरेशंस आप उन सब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी डेटा में। नेक्स्ट वन इज आरडीबीएमएस। हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन, क्या स्टडी करने वाले हैं, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको क्या बताता है, अभी तक आपके पास डेटाबेस था, तो डेटाबेस कैसे था कि ये चीज थी, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, सब कुछ अलग अलग था, सारी चीजें आपकी अलग अलग प्रोसेस होती थी। लेकिन आरडीबीएमएस ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी या एक आपको हेल्प आउट किया कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लिंक करके भी चला सकते हो, ठीक है। रिलेशंस पहले नहीं क्रिएट होते थे, आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट ने आपको ये दिया कि आप रिलेशन क्रिएट करके भी टेबल को अपडेट और रीड या उससे कोई डेटा माइन कर सकते हो। यह कॉन्सेप्ट आपका 1970 में आया था, ईएफ कॉर्ड करके बंदा था, उसने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था, ठीक है। आप इसको देखोगे तो आरडीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डेटा मॉडलिंग में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे ओल्डेस्ट डेटाबेस फॉर्मेट को क्या है हमारे पास, पाइथन पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। अगर डेटाबेस नहीं होता तो क्या यूज करेंगे हम, हाँ? वो भी तो डेटाबेस ही चलेगा।
क्या यूज करोगे? क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही नहीं हटाओ, क्लाउड भी नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या फाइल पूरा तो बोलो। फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास फाइल हैंडलिंग का। जब हमारे पास डेटाबेसेस नहीं थे तब भी हम डेटाबेस बनाते थे। परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट करते थे। फ्लैट फाइल फॉर्मेट जो रहता है एक्सेल सीएसवी या टेक्स्ट फाइल में हम स्टोर करके रखते थे। फिर उसके बाद हमारे उसमें दिक्कत क्या थी? वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट था हमारा। कैसा था? ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ट्रेडिशनल फॉर्मेट इज व्हाट? पहले क्या होता था? नॉर्मली मेरा एक्सेल मेरा ऑफलाइन चल रहा था क्लाइंट साइड पे, मेरे पास सारा डिटेल एक्सेल में पड़ा हुआ है। बाय चांस कोई डिजास्टर हुआ, फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। आज की डेट में आपका डेटाबेस कहीं भी कुछ भी हो जाए और रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है? अभी जैसे अर्थक्वेक आया, आते रहते हैं बहुत जगह पे अर्थक्वेक आए, तो कोई भी गवर्नमेंट डेटा हो या कोई भी डेटा फॉर्मेट्स हो, कभी भी आपके डिफॉल्ट फॉर्मेट पे नहीं जाते, कितना भी कैसा भी डिजास्टर रहा है। इतना ड्यूरेबल होता है आपका अभी का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम थे वो हमारे इस फॉर्मेट पे नहीं होते। ठीक है? तो ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन वजह से हम लोग आज की डेट में क्या यूज करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। आजकल एक्सेल भी इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आपके पास 365 अवेलेबल है, आप उसको भी क्लाउड फॉर्मेट पे ही लेके चल सकते हैं। वो भी एक डेटाबेस में मैनेज हो रहा है आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया डीबीएमएस का? डीबीएमएस में आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा रिडंडेंसी आप खत्म कर सकते हो इसके अंदर। मतलब अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ये बंदा दोबारा एंटर हो, तो एक बार एंट्री हो गई इनकी, तो मैं चाहता हूँ इनकी एंट्री दोबारा ना हो, तो ये सारी फॉर्मेट्स हम लगा सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंट हो सकता है हमारा। ठीक है? इंडिपेंडेंट है, रिडंडेंसी आप कंट्रोल कर सकते हो, और सबसे अच्छी चीज डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग आज के डेट में आप किसी में भी कर सकते हो। आप गूगल स्प्रेडशीट यूज करिए, एक्सेल यूज किया है, एक्सेल में भी आप डेटा शेयरिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, और आप अपने प्रिविलेजेस भी दे सकते हो। प्रिविलेजेस का मतलब क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शंस आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन कैसे? जैसे अगर मेरे को आप लोगों को फाइल देनी है, तो आपको मैं अभी स्लाइड दूंगा, तो स्लाइड में आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। दिस इज दी व्हाट रिस्ट्रिक्शन। आपको मैंने सिर्फ व्यू मोड पे स्लाइड दे रखी है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब मेरे को कोई ऐसा, कभी कभी मैं ऐसे डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा जिसमें मैं कमेंट ऑन करके दूंगा, वो इसलिए ऑन किए जाते हैं। कमेंट फॉर्मेट ये भी हो जाता है कि आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप आइडेंटिफाई करके मेरे को बता सकते हो दिस इज योर मिस्टेक, आप उसको चेंजेस कर लो, तो वो कमेंट फॉर्मेट होता है। एक होता है एडिटर मोड, जिसमें एडिटर मोड में क्या होता है कि मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस दे दूंगा। तो ये सारे प्रिविलेजेस आप इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो। होता है कंपनीज के अंदर होते हैं। रिसोर्स हो गया आपका, आपका मैनेजर हो गया, जो मैनेजर के पास एक्सेस है वो आपके पास नहीं है। डेटा आप देख सकते हो, लेकिन जो एक्सेस मैनेजर के पास है, जिन चीजों को एडिट करने के वो एक्सेस आपके पास नहीं होते। और जो एडमिन होता है, मेन जो पार्ट होता है, उसके पास सारे एक्सेस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी आप लाइन वाइज इस तरीके से ले सकते हो। इसी के बेसिस पे हम डेटा सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। क्लोनिंग भी आसानी से की जा सकती है और बैकअप भी बहुत आसानी से लिया जा सकता है। ओके? पहले चीजें चली जाती थी, पहले बैकअप नहीं होती थी, अब आप आसानी से बैकअप कर सकते हो। ओके? अब हम आते हैं डीबीएमएस में। एक कॉन्सेप्ट होता है सीक्वल, जो लैंग्वेज का आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है? किसका? सीक्वल का। सीक्वल में आपके पास पोर्शन कौन कौन से? सीक्वल बेसिकली क्वेरी लैंग्वेज है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। उसमें भी हमने 4 पार्ट में इसको डिजाइन किया हुआ है। 4 पार्ट में कैसे? पहला पार्ट होता है आपका डीडीएल, यानी कि हम इसमें बात करते हैं डीडीएल के अंदर किस चीज की? डेटाबेस क्रिएशन की, डेटाबेस स्ट्रक्चर की, यानी कि टेबल कैसे बना, टेबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टेबल के अंदर कौन सी वैल्यूज आ सकती है, कौन सी वैल्यूज नहीं आ सकती। ये रिस्ट्रिक्शंस हम लोग किसके अंदर रखते हैं? डीडीएल के अंदर डिसाइड करते हैं। डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया? डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन करना, कुछ अपडेशन करना, नया डेटा ऐड करना, या डेटा को फैच करना। फैच करना मतलब क्या? एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है? कोई भी वर्ड आपसे बोला जा सकता है, डेटा फैच करके दे दो,
डेटा रिट्रीव करके दे दो, डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दो, या डेटा माइन करके दे दो। माइनिंग का कॉन्सेप्ट लोगों ने बहुत अलग थ्योरी बना रखी है उसकी। मैं आपको माइनिंग भी क्लियर कर दूंगा कि माइनिंग कैसे होता है, और एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा, पाइपलाइनिंग। जैसे अगर आप SQL पढ़ रहे हो तो कंपनीज के अंदर है ना प्रोफाइल होती है, एक डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल भी होती है जो पाइपलाइनिंग, डिजाइनिंग वगैरह इन सब में आता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आप डेटा एनालिटिक्स या मॉडलिंग पर्पस के लिए अप्लाई करो। आपको मैं पाइपलाइनिंग और बता दूंगा, पाइपलाइनिंग कैसे डिसाइड होती है, कितनी पाइपलाइनिंग कैसे बनाई जाती है, मल्टीपल पाइपलाइनिंग। तो वो आप एक बार देख लेना, तो आपके पास एक और प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। पाइपलाइनिंग सारे सीक्वल होते हैं। SQL में नहीं, हर डेटाबेस हर फॉर्मेट में आपको पाइपलाइनिंग होती है। डेटा पाइपलाइनिंग का मतलब ये होता है कि डेटा कैसे जा रहा है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक क्लासरूम होता और हम इतने सारे फैकल्टी, आप भी इतने सारे, तो क्या हम एक साथ प्रोसेस कर सकते थे आपको? नहीं, वी हैव अ डिफरेंट पाइपलाइन फॉर्मेट। हम एक साथ आपको अलग अलग टाइम पे एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोग डिसाइड करना चाहो, आपने बोला कि इकट्ठा हम पढ़ लें, जैसे कभी कभी मुझसे बोलते हैं जल्दी खत्म करना है हमें कोर्स, तो मैं बोलता हूँ सुबह से आओ शाम को जाओ, एक महीने में पूरा कोर्स खत्म। एक टाइम पे पाइथन लो, SQL लो, पावर BI लो, सब लो, दी एंड। 15 दिन में तो दी एंड, आपके हाथ में पूरा सर्टिफिकेट डालते हो, आप कोर्स खत्म। तो एक क्या होता है ये, दिस इज कॉल्ड एन पाइपलाइनिंग फॉर्मेट। तो मैंने उनको 4 पाइपलाइन दे दी कि भाई इससे भी चले जाओ, इससे भी चले जाओ, इससे भी चले जाओ, इससे भी चले जाओ। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आपका डेटा कैसे जा रहा है। और पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, तो अभी आप पहले ट्रांजेक्शन करते थे 2-2 दिन 4-4 दिन में पहुंचते थे सामने वाले के उसमें, और आपके में भी अपडेट डिलीट होता था कि डिडक्ट हुआ। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, 10 रुपए भेजने, आपने ऑनलाइन भेजा, इंडिया इज बेस्ट इन दिस। किसी कंट्री में ऐसा फॉर्मेट नहीं है जितना अच्छा इंडिया में फॉर्मेट है कि 2 रुपए तक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 रुपए पेमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर ब्रेड लिए हमने गूगल पे कर दिया। सो दिस इज अ फॉर्मेट, वी आर गुड इन दिस। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आप अगर रिसर्च पढ़ोगे तो इंडिया इज बेस्ट इन दिस, कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में आज की डेट में कहां। ओके, अटेंडेंस फिलअप कर देना, ठीक है। तो DDL DML क्लियर हुआ। एक होता है DCL। DCL इज बेसिकली फॉर व्हाट, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसको 100% कमिट करना है। 100% कमिट करने का मतलब क्या होता है, अब चेंजेस नहीं हो सकते। एक बार चेंजेस आपने कमिट कर दिया, उसके बाद आपके चेंजेस नहीं होंगे, ना बैक जा सकते ना कुछ जा सकते। एक बार डन हो गया वो रहता है। रिवोक, रिवोक का मतलब एक्सेस वापस लेना, वो वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज TCL। TCL आपके यूजर्स में नहीं आएगी। TCL बेसिकली जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग फॉर्मेट का फुल स्टैक वाले जो लोग हैं उनके लिए यूजर्स में आ जाती है। TCL इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। क्या आपको पता है, आप तो ऑलरेडी यूज कर रहे हो, सभी लोग यूजर हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अपने कोई क्वेरी रेज करी, मतलब मैंने कोई पेमेंट रेज करा किसी को, तो वो रेज करते समय 3 लेयर से निकलता है। एक पहला होता है ऐसे निकला मेरे सिस्टम से, पार्शियली कमिटेड है, अभी गया नहीं है ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद कमिट होके फिर वो डन होता है। जब वो पूरा डन होता है तभी जाके वो क्या होता है, मेरे में डिडक्शन दिखाएगा और आपके में एडिशन दिखाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है तो ट्रांजैक्शन पेज पे लिखा होता है ना, डोंट रिफ्रेश इट, डोंट बैक इट। क्यों बोलते हैं, अगर आपने रिफ्रेश कर दिया उस पेज को और ट्रांजैक्शन बीच में फंस गया तो वो क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाता है। क्यों था रहा है? ठीक है, वो क्या होता है, रोल बैक होता है। आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, होता है। IRCTC पे कभी टिकट बुक करना अक्सर मिलेगा, ट्राई करना है तो IRCTC पे क्या होता है, पैसा डिडक्ट हो गया, टिकट बुक नहीं हुआ। ठीक है, अब टिकट बुक नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब वो पैसा 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपके पास रोल बैक आ जाता है। ठीक है, बट उसमें भी और कभी कभी ऐसा भी होता है, उसमें एक सेव पॉइंट भी होता है। ट्रांजैक्शन गया और सामने वाले के पास पहुंचा नहीं है, बट वो एक सेव पॉइंट पे अटका हुआ है। जैसे उसको एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस आगे मिली तो प्रोसेस कंप्लीट करके वो डन भी हो जाता है कई बार। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, जब भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है, अगर ट्रांजैक्शन आपके उससे डिडक्ट हो गया, आपके अकाउंट में नहीं आया, रोल बैक हो गया 48 घंटे में, तो ट्रांजैक्शन आईडी रखो अपने पास, आप उसे पैसा जाके ले सकते हो वापस बैंक से। भाई कहाँ से मेरे थोड़ा ना लोगे ये ले जाओ।
चार्जर तो नहीं मेरा भाई, ये लगा हुआ है कुछ। बैग भी है, बैग वगैरह नहीं है भाई। ये वाली बैग सर पे है। ये लो, बैग ही सस्ती आती है। मेरी है, ठीक है। ओके, सो ये एसेट प्रॉपर्टी होती है। एसेट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक तो मैं आपको पूरा सारा सिस्टम क्लियर कर देता हूँ। एसेट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप ही का ट्रांजेक्शन फ्लो हो रहा हो और कोई ट्रांजेक्शन फ्लो नहीं हो रहा हो उस पाइपलाइन में, मतलब आप ही का ट्रांजेक्शन जा रहा है और वहां सामने वाले के पास अपडेट हो रहा है। इसलिए आज की डेट में आपका ट्रांजेक्शन जा रहा है तो आपका ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से पहुंच जाता है। नॉर्मली पहले क्या होता था, एक ही पाइपलाइन में मल्टीपल ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन जब प्रोसेस हो रहे होते हैं तब उस केस में आपका क्या लगता है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है उन ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में। ओके, सो आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब वही होता है कि भाई कोई भी डिजास्टर आ जाए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नल के बारे में हम वही बात करेंगे। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि आज की डेट में क्या चलता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने देख लिया, ठीक है। तो जैसे ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये एक लैपटॉप रखा हुआ है, ये एक लैपटॉप रखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस, ठीक है। अभी हम लोग यूज भी कर रहे हैं। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अब आपने मेरे से क्वेरी करी, मुझे सीक्वल पढ़ना है, 4 लोगों ने और करी, 50 लोगों ने कर ली, तो मैंने क्या करा, मैंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया। सेंट्रलाइज सिस्टम मैंने सुबह 10 बजे एक सेशन रखा और सबको एक जगह बुला लिया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा वेयरहाउस। मतलब मेरे को 50 डिपार्टमेंट से डिस्कस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या करा, मैंने एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया, सारी चीजें उसमें डाली, ठीक है। जैसे आप बात करो, एक रियल टाइम एग्जांपल लें डी मार्ट का या रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस का ले लेते हैं, रिलायंस स्मार्ट का एग्जांपल लेते हैं। स्मार्ट है वो, लेकिन वो सामान कहां से ला रहा है, वेयर हाउस से। अब उसको प्रॉब्लम क्या थी, वो इधर गुप्ता जी 1 से लेता, गुप्ता जी 2 से लेता, गुप्ता जी 3 से लेता, कोई गुप्ता जी तो नहीं है। तो भाई अब तुम्हारा बिजनेस है तो मैं क्या करूं, काम भी बिजनेस का होता है, ठीक है। तो एक डेटा सोर्स 1 है, एक डेटा सोर्स 2 है, एक डेटा सोर्स 3 है, मेरे को सब जगह से अलग अलग लेना पड़ता। स्टेशनरी में किसी और से ले रहा हूँ, और बिस्किट्स में किसी और से ले रहा हूँ, नमकीन में किसी और से ले रहा हूँ, 50 जगह से मैं मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ तब मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक डेटा वेयर हाउस बना दिया, एक वेयर हाउस बना दिया, और हमने बोला जितना भी मटेरियल है सब उधर डाल, अब जिसको जो चाहिए वो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा। ये फैसिलिटी सबसे ज्यादा यूज करते हैं कौन, कोरियर सर्विसेज। गुड़गांव में या कहीं से भी कोई भी कोरियर आएगा, आप कभी कोरियर को मॉनिटर करना, वो सीधा लिखते हैं कि वेयर हाउस में आ चुका है। अब कौन से वेयर हाउस में आया, गुड़गांव के एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस बनाते हैं वो लोग, सारा डेटा आपके, सारा कोरियर कहाँ आएगा, उधर आएगा, और उधर से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, कंप्यूटर साइंस वालों ने, सबने क्या करा, एक क्या बना दिया, वेयर हाउस बनाया। उन्होंने बोला 50 डिपार्टमेंट से लेते हो, अब इनको मेरे से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, फिर मेरे को इनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तो इट विल टेक टाइम। तो एक वेयर हाउस में मैंने रख दिया, तो ये कहाँ का क्वेरी करेंगे, सारी की सारी उस वेयर हाउस पे क्वेरी करेंगे। तो आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी डेटा माइन करना है, आपको कहाँ जाके पिन करना है, सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है कंपनी का, उस पे जाके पिन करना है। हम किसी भी डिपार्टमेंट का डेटा, जिस डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट का डेटा वहां से ले सकते हो। तो वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। और वेयर हाउस समझ में आया क्या होता है, वेयर हाउस के बारे में अगर कोई पूछेगा तो वेयर हाउस क्या होगा, एक सिंपल डेफिनेशन ऊपर, ये क्वेश्चन जरूर होते हैं, वेयर हाउस क्या है, डेटा वेयर हाउस के बारे में जानते हो कि नहीं जानते, क्योंकि इंटरेक्शन आपका जो रहेगा कंपनीज के अंदर डेटा वेयर हाउस के साथ भी रहेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड स्टोरिंग देम इन वन डेटाबेस, ठीक है। मल्टीपल प्लेसेस से सारा डेटा लेके एक जगह रखना, और वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस, ठीक है। एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ETL, सुना होगा वर्ड। अभी जॉब सर्च आउट करोगे, जॉब जेडी के अंदर सबसे ज्यादा लिखा रहता है ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। और एक और सर्विस की होती है ELT। कंपनीज के अंदर ये दो चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो BI में है उन लोगों को ये प्रोसेस पूरा मैं समझाऊंगा। प्रोसेस सुनने में बहुत टफ है, लेकिन है ना बहुत आसान होती है, लेकिन दिमाग बहुत लगाना पड़ता है।
ELT इज एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, और उसका क्या है ETL का एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। प्रोसेस होता है कि डेटा आया, एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है क्लीनिंग करना, सिस्टमैटिकली अरेंज किया, देन उसके बाद डेटा हमने एनालिसिस के लिए लोड किया। कभी कभी डेटा ऐसा होता है कि डेटा देखने में सही लगता है तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लोड करते हैं, बीच में हमें कुछ प्रॉब्लम आई तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बीच बीच में जाके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ELT। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको समझ के रखने हैं। अच्छा, अब डेटा वेयर हाउस तो ये हो गया। अब मेरे एक चीज और एक कॉन्सेप्ट ऑफ रहता है, दैट इज कॉल्ड डेटा मार्ट। रिलायंस है, सामान लेके आ रहा था डेटा वेयर हाउस से, सेंट्रलाइज सिस्टम में आ गया, अब उसे सबके लिए छोड़ दिया। अब डेटा वेयर हाउस में क्या हो गया, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो क्या होगा, सबको एक जगह छोड़ दूंगा तो क्या होगा, सामान तो मिलेगा नहीं। तो डेटा वेयर हाउस से सामान निकाल के फिर हमने किस में रखा, डेटा मार्ट में। मतलब अब हमने डेटाबेस में भी ऐसा कर लिया है कि हमने उसका भी मार्ट लगा दिया। हमने उसमें बता दिया आपको बिस्किट लेना है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आपको बिस्किट मिलेंगे, आपको सर्फ लेना है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको सर्फ मिलेंगे, आपको वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है तो इस सेक्शन में मिलेंगे। तो सेम डेटाबेस में ऐसा कर दिया कि सेंट्रलाइज सिस्टम के बाद एक डेटा मार्ट और जनरेट कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में भी डेटा के अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं। आपको जिस डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना है, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इजीली और फास्टेस्ट मोड में पैच कर सकते हो। दिस इज अ फॉर्मेट इज व्हाट, डेटा मार्ट। ये डेटा मार्ट होता है। ओके, क्लियर है? अब यहां पर हम लोग आते हैं डेटा में कौन कौन से लेवल्स होते हैं और हम लोग कौन से लेवल पे काम करते हैं। लेवल इसमें ना 3 होते हैं, देखो दिख रहे हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग खुद ही पूछते थे जब हमें लगता था कि ये ओवर स्मार्ट बन रहा है या ज्यादा कुछ लिखा हुआ है इसके रिज्यूमे, हम उसे बोलते हैं लेवल कौन से है और कौन से लेवल पे आप काम करते हो। तो अक्सर लोग इसमें बोलते थे हम फिजिकल लेवल पे काम करते हैं। तो फिजिकल लेवल होता है जब आप क्वेरी लिखते हो, उसके बाद जब आप उसे प्रोसेस करते हो और जो आपका कंपाइलर होता है वो उसको इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में लेके जाता है, वो जो प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल लेवल। तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इट इज द लोएस्ट लेवल एंड इज मैनेज्ड बाय DBM, जो आपका सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, आप मैनेज नहीं करते उस पर। ओके, एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा कोई काम नहीं होता। सो कंसेप्ट of data storage, description and details of this level are typically hidden from system admins, developers and users। ठीक है, जिसने डेटाबेस बनाया है, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, फिजिकल लेवल पे। मतलब आपने क्वेरी लिखी, उसको इंक्रिप्ट करने का काम किसका रहेगा, कंपाइलर का, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है। उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल लेवल बोलते हैं। हम किस पे काम करते हैं, लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या होता है, जिसपे आप क्वेरी राइट करते हो। कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, इट इज अ लेवल ऑन विच डेवलपर कैन एडवांस वर्क। यानी कि आप भी क्या हो गए, आप भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ठीक है, DBA या D जो भी आप हो गए, उसमें आपको क्या करना है, आप काम करोगे किस पे, लॉजिकल लेवल पे। तो लॉजिकल व्यू, लॉजिकल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का काम किस पर होगा, लॉजिकल लेवल पे। और जब आप डेटा का व्यू फॉर्मेट लेके आते हो तो वो वाला व्यू फॉर्मेट क्या होता है, व्यू लेवल होता है। मतलब टेबल जब मैं आपको दिखा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्ल्ड वाले डेटा में से मेरे को कोई डेटा निकालना है, ठीक है। ये जो आपको टेबल फॉर्मेट दिखाई दिया सिंपली, ये जो इसमें टेबल दिखाई दे रही है, दैट टेबल इज कॉल्ड व्हाट, व्यू लेवल फॉर्मेट। ओके, सो सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। अगर कोई आपसे बोले कि भाई क्या बोलते हैं, ये कंपाइलर यूज कर रहा है कि इंटरप्रेटर यूज कर रहा है, तो उसको हम वो भी दिखा सकते हैं कि ये कंपाइलर यूज करता है, इंटरप्रेटर यूज नहीं करता है। तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो। ओके, सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, ER diagrams। ER diagrams is stands for what? Entity relation। क्या होता है ये? दो टेबल के बीच में रिलेशन, दो टेबल के बीच में रिलेशन, या दो से अधिक टेबल के बीच में रिलेशन। ओके, और कितने टाइप से हम रिलेशन दिखा सकते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन से? Many to many, many to one, one to many, one to one। One to one, one to many,
मैनी 3 टाइप्स फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। सो इनके एग्जांपल्स भी आते हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इन लोगों ने बताया। ER डायग्राम्स इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। पहले जो फॉर्मेट होते थे इट्स लुक लाइक दिस, ओके। टफ है समझना, वर्ड टफ होता है क्योंकि सर्कल क्या बोलता है, डबल लाइंस क्या बोलती हैं, सिंगल लाइन क्या बोलती है, स्क्वायर क्या बोलता है, ट्राइंगल क्या बोलता है, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अभी जो फॉर्मेट चलता है दे आर यूजिंग लाइक दिस। मैं आपको ये लर्निंग असाइनमेंट आपको दूंगा, दिस इज कॉल्ड एन डमी असाइनमेंट्स। मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इस असाइनमेंट में जो मैं दूंगा बीच में से कि मेरे को चाहिए किस फॉर्मेट से। ये जो है वो कंपाइलर पे काम करता है, हाँ। इंटरप्रेटर पे नहीं। तो कंपाइलर जो है वो वन टाइम में ही पूरा रन करता है, हाँ। तो ये वन टाइम में पूरा रन थोड़ी करता है। नहीं करेगा ना, क्योंकि सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है, क्वेरीज एक एक करके क्वेरीज तरीके चलेगी। से कर सकते हैं। इसमें अभी बताऊंगा मैं, पूरा सारा सिस्टम आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे अभी, जैसे क्वेरी वाले सेक्शन सॉफ्टवेयर पे आएंगे, सॉफ्टवेयर में हम लोग उससे इन चीजों की बात करेंगे। पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कवर अप कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, देन उसके बाद आप उसी चीज को परफॉर्म करके देखोगे। तो यहाँ पे अभी ER डायग्राम्स कुछ इस तरीके से आपको मिलते हैं, नॉट लाइक दिस। वो जो आपको दिखाया था दिस इज एन ओल्डेस्ट वे। अभी जो डायग्राम्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। इसमें आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, एक डेटाबेस है मूवी नाम का, और इसके अंदर टोटल 9 टेबल्स डिजाइन है। कितनी टेबल्स है? 9 टेबल्स है। 9 टेबल्स के बीच में आपको कुछ लाइंस जाती हुई दिखाई दे रही है, जिस लाइन के किसी कॉर्नर पे इंफिनिटी का साइन बना हुआ है और किसी कॉर्नर पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सेम डायग्राम मैं आपको उसके अंदर भी दिखा दूंगा, क्या बोलते हैं MySQL जो है उसके अंदर भी हम लोग बना सकते हैं। उसको री इंजीनियरिंग बोलते हैं। हमने डेटाबेस बना लिया, उसको री इंजीनियरिंग करना पड़ता है, उसमें आपको इस टाइप से कनेक्शंस मिल जाएंगे, आप बना भी सकते हो और बनाने पड़ते हैं, जरूरत पड़ती है रिलेशंस देने की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी हर टेबल आपस में कनेक्टेड है। इंफिनिटी का जो साइन होता है, ये इसलिए मैं आपको दिमाग में डाल रहा हूँ क्योंकि आप पावर BI में भी जाओगे ना, वहां पर भी हम ऐसी साइन देखते हैं, ठीक है। इंफिनिटी का साइन होता है मैनी का, एंड 1 इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, 1। तो अगर मैं इसका कनेक्शन देखूंगा एक्टर टेबल का किसके साथ, मूवी कास्ट के साथ में 1 to मैनी वाला कनेक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप किस तरीके से यहाँ पर कनेक्शंस बिल्डअप कर सकते हो। ये ER डायग्राम्स आपको मिल, ओके। अब मैं आपको जो क्रिएशंस आपको बताऊंगा कि जब आप क्रिएट कर रहे हो तो किस फॉर्मेशन में आप उस डेटाबेस को क्रिएट करना है, ताकि आपका कोई भी फॉर्मेट जो है वो इधर उधर ना जाए। तो पहली चीज एक सिंपल इंस्ट्रक्शन कि भाई जैसा लिखा हुआ है वैसे ही डालना है, ओके। जो लिखा हुआ है, वर्ड अगर गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखी है, आप सही नहीं कर सकते। जो गलत लिखा हुआ है वैसे ही स्पेलिंग आपको फिलअप करनी होती है, ओके। एक वर्क फ्लो यहाँ पे चलेगा। वर्क फ्लो ऐसा रहेगा कि हम जितने भी 30, 40, 50 लोग हैं, हम लोगों को सेम पेज पे रहना है, ठीक है। एक जैसा सोचना है, एक जैसा लेके चलना है, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्रोसेस में सेम टाइम में जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जिधर लेके चलना है, क्वेरीज की नहीं बोल रहा, ये नहीं कि क्वेरीज ही नहीं पूछ रहा, क्वेरीज पूछने काम करोगे क्वेरीज आएंगी, सबके पास अलग अलग आएंगी, वो क्वेरीज तो पूछनी है। कुछ ऐसे डाउट्स आए ना वो पूछने हैं, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं तब हम इधर उधर नहीं सोच रहे होते हैं, हम प्रोजेक्ट के बारे में सेम टाइप से सोचेंगे। ओपिनियन दे सकते हो आप, ओपिनियन दोगे, देन वी डिस्कस अबाउट इट कि वो एक्चुअली ओपिनियन कितना ज्यादा पॉसिबल है या फिर नहीं है, देन उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। वर्क फ्लो भी सिखा दूंगा कि काम कैसे करना होता है एक जगह जाके कहीं भी। तो यहाँ पे जितना भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे एक्टर आईडी लिखा हुआ है, उसके आगे अगर इंटीजर लिखा हुआ है तो आप उसका डेटा टाइप क्या लोगे, इंटीजर ही लोगे, और कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर्मेट क्लियर हुआ, ये चीज है। और दिस इज कॉल्ड व्हाट, ER डायग्राम्स। जो आपको मैंने वहां पर दिखाया था, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है कि आपकी टेबल आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। इन डायग्राम्स के साथ में आपको ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ओके। क्लियर है? तो ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी इसके अंदर सब कुछ, तो आप उसके साथ में वर्कआउट कर सकते हो, ओके। चलो अब एक और चीज डेटा टाइप पे और डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा है।
डेटा टाइप क्या होता है? Choosing char, boolean. इससे द्वारा पता चले कि डेटा किस टाइप का है। करेक्ट। डेटा टाइप क्या होता है? जिससे हमें पता चले उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा और कितना आएगा। ये कौन डिसाइड करके देता है? पाइथन में होते हैं। कौन डिसाइड करता है पाइथन में? सर वो खुद ही डिसाइड करता है इसमें कौन सी डेटा है। साइज होता है पाइथन में? कितना साइज होता है इंटीजर का? इंटीजर है सर कितना? 24 बाइट का होता है भाई। 24 बाइट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में 24 बाइट का लेता है। स्ट्रिंग जो होता है वो 56 बाइट या 52 बाइट का लेता है। वो उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगा वो पाइथन में ही बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें तो कैलकुलेट करेंगे नहीं। इसमें एक्चुअल में यहाँ पे आपका MySQL डेटाबेस डेटा टाइप्स के बारे में मैंने यहाँ पर राइट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है, कौन सा डेटा कौन से टाइप में फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। सो जैसे अगर आपको कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में वर्कआउट करना है, सिंगल डेटा है, जैसे जेंडर के बारे में हम बात करें तो मेल और फीमेल के लिए हम M और F भी यूज करते हैं, ठीक है। और कितना कैरेक्टर है इसमें? सिंगल कैरेक्टर है, तो यू कैन गो विद दी व्हाट, कैर। छोटा डेटा टाइप आपको डिसाइड करना है। डेटा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, स्पेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप कोई क्वेरी प्रोसेस कर रहे हो और आपने डेटा टाइप बहुत बड़ा ले रखा है तो क्वेरी को प्रोसेस होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, और डेटा टाइप आपने बहुत छोटा ले रखा है तो क्वेरी जल्दी प्रोसेस होगी। तो अकॉर्डिंग टू डेटा आपको डिसाइड करना पड़ेगा डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमने बात करी किसकी, एक M और F जेंडर को स्टोर करने की, क्या ले सकते हैं? कैर ले सकते हैं, 1 बाइट का डेटा है। वेर कैर की बात करें, जैसे आपको कोई नेम स्टोर करना है, ठीक है, कोई एड्रेस स्टोर करना है, तो आपके कोई एम्प्लॉय आईडी है तो अल्फा न्यूमेरिकल एम्प्लॉय आईडी भी हो सकती है। तो ये बड़े होते हैं, तो स्ट्रेंथ इनकी बड़ी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वेर कैर यूज करते हैं। और जैसे इनके बीच में साइज लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका साइज देना कंपलसरी है। अगर आप साइज नहीं दोगे तो वो डेटा टाइप आपका वर्कआउट नहीं करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, टाइमनेट ब्लॉक, टाइम टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज। तो हम बेसिकली जो यूज करते हैं, हमारे जो सबसे ज्यादा यूजेस में आएंगे, टेक्स्ट आएगा, वेक्टर आएगा और कैर आएगा। ये तीन चीजें आपके पास सबसे ज्यादा फ्लो हो रही होंगी। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप में मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स वाली चीजें बता रहा हूँ कौन कौन सी आएंगी। घर जाके आपको कुछ नहीं करना, सामने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो बस पढ़ना है। डेटा टाइप वही है, उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डेटा टाइप है। आपका नेक्स्ट क्या है? नंबर्स की बात करूं तो बूलियन इज आल्सो कंसीडर इन दिस। बूलियन क्या होता है? लेकिन नंबर्स में तो क्या होगा? 0 1, ठीक है। तो 0 1 हो रहा है तो आप बूलियन डेटा टाइप यूज करोगे। अगर आपका फॉर्मेट किसी भी इंटीजर फॉर्मेट पे आपको लेना है तो आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अभी रुक जाओ, बैच चल रहा है भाई, ठीक है। सो आपका फॉर्मेट्स क्या होते हैं? क्या बोल रहा था मैं? इंटीजर की बात कर रहा था। जब आप इंटीजर देखोगे तो उसमें इंटीजर अलग अलग आते हैं, 8 2 4 8, इस तरीके से आपको इंटीजर दिखाई देते हैं। आप इंटीजर ले रहे हो बाय डिफॉल्ट 8 बाइट फॉर्मेट पे चला जाता है। आप इंटीजर भी ले सकते हो, बट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि डेटा कितना बड़ा जाना है। 2 बाइट का डेटा जाना है, 30,000 तक की रेंज पे जाना है तो हम इंटीजर 2 लेके भी काम चला सकते हैं। वो डिपेंडेंसी आपको मैं काम करते करते सारी चीजें आपको बता दूंगा, ओके। फ्लोट एंड डबल, फ्लोट एंड डबल आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, कौन सी? फ्रैक्शनल वैल्यू, उसके लिए हम फ्लोट एंड डबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे को मेनली डिस्कस करना था इसके अंदर, डेट। डेट में तीन फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है टाइम स्टैम्प, एक होता है डेट और एक होता है ईयर, ठीक है। डेट का जो फॉर्मेट होता है ना वो ऐसे होता है, आपका पहले ईयर डैश मंथ फिर डैश डेट,
ठीक है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट हम इसमें यूज नहीं करते। किसी और फॉर्मेट में आती है वो किसमें जाएगा, टेक्स्ट में जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। और दूसरा होता है हमारे पास टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में आपके पास डेट और क्या आता है, टाइम। ये दोनों एक साथ जब आती है तब आपका डेटा फॉर्मेट किस में जाएगा, टाइम स्टैम्प में जाएगा। पाइथन में जब डेटा साइंस पढ़ रहे होगे तब उसमें आपको चेंज करना होता है किसी डेट फॉर्मेट में, किसी फाइल के अंदर कोई डेट दी हुई है, डायरेक्टली कैलकुलेट तो होगी नहीं, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा डेट फॉर्मेट में। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डेट में जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करोगे वो भी वहां पर किस में चला जाता है, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में चला जाता है। ये आपको थोड़ा सा केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा, ओके। और जो टाइम है उसका फॉर्मेट क्या होता है, HHMMSS, 8 मिनट सेकेंड्स, ओके। और ईयर जो होता है, ईयर का जो फॉर्मेट होता है, ईयर इसमें 0, 3, 25, 23 ऐसे नहीं लिया जाता। 4 डिजिट का पूरा ईयर आपको पास करना पड़ेगा, तभी ईयर कंसीडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम सेट आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो किसमें फेस करनी पड़ेगी, डेट में। इसके अलावा किसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी डेट में आएगी, क्योंकि डेट मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और डेट मैनेज नहीं हो रही तो डेटा फैच करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। जो फाइनेंशियल डेटा होता है वो पूरा का पूरा आपका इसी फॉर्मेट में वर्कआउट करता है। मनी स्टेटमेंट या अपना कोई स्टेटमेंट आपको निकालना है 3 महीने 4 महीने का, तो किसके बेस पे निकाल सकते, बिना डेट के नहीं निकाल सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का डिटेल चाहिए, तो बिना डेट एंड टाइम के नहीं निकलेगा। कितने बजे फेल हुआ, कब फेल हुआ, वो विदाउट डेट एंड टाइम के नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। एक बार घर पे जाके देख लेना, ये सारी फाइल्स और सारे लिंक्स मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम है, जिनके पास नहीं है ये गूगल क्लासरूम का कोड है, वो ले लो, जिसके पास नहीं है वो ले लो। ले लिया, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके, चलो बाय बाय। हेलो हेलो एक मिनट होल्ड।